Solving systems of linear equations by matrix methods। इसमें तमाम तरीके हैं मैट्रिक्स का उपयोग करके आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका हम आज बताने वाले हैं या फिर जिस पे डिस्कशन होगा वो है आपका गॉसियन तरीका होता है, जीजे तरीका भी कहते हैं, गॉसियन जॉर्डन। और इसमें आप देखेंगे कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनने वाली है और साथ में उसको हम एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपके सामने लीनियर इक्वेशन रखी जाती है और जब लीनियर इक्वेशन रखी जाती है इसका सीधा मतलब है कि आप बात कर रहे हैं या तो y इक्वल्स mx प्लस सी फॉर्म या ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म। ये दोनों ही लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन। तो जब आपसे बोला जाता है कि भाई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसका तात्पर्य ये है कि आपके पास दो लकीरें हैं, दो लाइनें हैं और वो जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं उसका सॉल्यूशन x और y होगा, या कहें ये x और y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होंगे या प्लेन में वो आपके x और y होंगे। तो सबसे पहला तरीका होगा कि आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर माइनस 9। आपके पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस 5y बराबर 3। ये एग्जाम्पल है। आपको करना क्या है? मैट्रिक्स बनाना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का 3, यहां पर कोएफिशिएंट x का 1, तो यहां 3 और 1 लिख दीजिए। यहां पर y और या y, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका -1, इसका 5, तो -1 यहां, 5 यहां। यहां पर दाएं हाथ पे जो -9 और 3 है ये कांस्टेंट है, तो इनको यहां लिख दीजिए। इसके बाद -9 और 3, इनके बीच में एक लकीर लगा दीजिए। है ये मैट्रिक्स, इसीलिए इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर आपके कोएफिशिएंट्स आएंगे और यहां पर आपके कांस्टेंट्स आएंगे। क्लियर हो गया? इससे पहले कि आप मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस करें, इससे हम प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट निकालने की प्रॉपर्टीज थी, लेकिन काम यहां मैट्रिक्स पे हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे एक इक्वेशन लिखूं, एक इक्वेशन कहूं, लाइन 1 की इक्वेशन ये है, लाइन इक्वेशन की 2 है, तो अगर मैं इनको इंटरसेक्शन कराना चाहता हूं तो एक लाइन अगर ये है, दूसरी लाइन ये है, पहले मैंने ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, या फिर पहले ये बना दिया और दूसरी ये बना दी, बात तो सेम ही है। तो अगर आप दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनको इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज इसमें यह आती है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 5, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? 4x प्लस 6y बराबर 10। तो क्या हो गया जी? ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो ध्यान रहे कि ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जस्ट एक शॉर्ट हैंड तरीका है या इजी तरीका है या केवल समझाने या दिखाने का तरीका है कि आप कैसे इस इक्वेशन को, या लीनियर इक्वेशन, या वे कहें कि लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? 3 और 1 यहां लिखते हैं, -1 5 यहां लिखते हैं, एक लकीर डालते हैं, -9 और 3 यहां पर डालते हैं। यही आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। तो पहला स्टेप हमारे सॉल्यूशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, जो कि आप समझ चुके हैं। अब एचलॉन फॉर्म बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर हमने एक ऐसी इक्वेशन ली है, या फिर कहें दो इक्वेशन ऐसी ली है जो x और y जिसमें वेरिएबल है, यानी कि हम रो ऑपरेशन करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल x और y। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट 2 और 3 यहां पर आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट 3 और 2 यहां पर आ जाएगा, यहां पर कांस्टेंट दाएं हाथ पे है -1 और 1, वो यहां आ जाएगा। क्लियर है? ये यहां गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया आपका। अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम यहां पर जो लीडिंग एलिमेंट है उसको हमको 1 करना है। ध्यान रहेगा, लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है। और अभी आप
आपको एशलॉन फॉर्म जैसे मैं दिखाऊंगा तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज क्या करनी है, हमको इस 2 को किसी ना किसी तरीके से 1 करना है। और ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके की मैट्रिक्स है, हमको ऐसा बनाना है कि जब हम इसका डायगोनल बनाइए तो लकीर है, ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की लकीर है या तो कांस्टेंट रहेगा। जब इसका डायगोनल बनेगा तो इसके यहाँ पर आपको मिलने चाहिए जीरोस, नीचे हम जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पर और जीरोस मैक्सिमम लाएंगे और साथ में हम देखेंगे कि लीडिंग 1 भी आना चाहिए। अगर जीरो कितने भी हो आना 1 चाहिए, जो 1 होगा और उसका भी एक पैटर्न है। तो पहले आप समझ लीजिए कि इस 2 को हम 1 कैसे करेंगे। 2 को 1 करने का तरीका क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो ये बाई 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो क्या बनेगा 2/2 1, ये 3/2 यहां पर, ये -1/2 यहां पर। समझ में आ गया आपको? तो पूरी रो पे एक्शन होगा ये। अब यहां पर 1 है आ गया है। मैंने आपसे कहा कि अब यहां पर हमको चाहिए 0। 0 क्यों चाहिए और 0 कैसे आएगा? 0 आएगा इस रो के साथ ही तो ऑपरेशन करेंगे। तो अगर हम इस रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, आप देखें कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 3 9/2 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। अब अगर हम इस रो 1 और रो 2 को जोड़ दें, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया रो 1 को और रो 2 में जोड़ दिया, तो रो 2 में हम चेंज कर रहे हैं रो 2 प्लस -3 इंटू रो 1। तो इससे क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया या माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई किया है। अब इनको जोड़ देंगे, तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो -3 और 3 0, -9/2 क्योंकि अब -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9/2 और 2 को जोड़ दीजिए आप, क्या बनेगा -9 + 4/2 यानी कि -5/2। ये क्या था, -12, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था -3 से, तो +3/2 आएगा। 3/2 और 1 को जोड़ दीजिए, 3/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5/2 हो गया। ये 5/2 हो गया। क्लियर हो गया कैसा आ गया आपका? अब यहां पर अभी भी जो एचलॉन फॉर्म नहीं बना है, एचलॉन फॉर्म के लिए क्या होता है अभी आप समझेंगे, अभी आपका एचलॉन फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ये एचलॉन फॉर्म हमने बनाने, ये हमें क्या करना है कि इस जगह पे ये वाला जो है, क्योंकि यहां 0 आपको मिल गया, यहां पर आपको 1 चाहिए, क्योंकि जो 1 का पैटर्न होगा ये 1 कुछ भी हो सकता है। अगला जो 1 आएगा वो इसके बाद आएगा, मतलब इसके आगे 0 हो सकता है। नेक्स्ट 1 जो है वो यहां आएगा, इस मतलब इसके आगे लीडिंग जीरोस होंगे। इसी को एचलॉन फॉर्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि रो एचलॉन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। इसका इस रो का देखिए लीडिंग एलिमेंट 1 है, यहां पर जो नॉन जीरो, ये तो 0 है, नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, ऐसा बनेगा तब एचलॉन फॉर्म आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि अभी तो ये 0 है, इसको हमको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2/5 नेगेटिव से तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको भी -2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 1 हो गया। इसको -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। अब ये रो एचलॉन फॉर्म बन गया है। अब आपका फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये इक्वेशन बनेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपका ये फॉर्म आ गया, इसकी इक्वेशन बनेगी कैसे, ये x के साथ, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट थे ना, ये x के साथ आएगा, ये y के साथ आएगा, ये x के साथ आएगा, ये y के साथ आएगा और ये बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब x × 1 यानी कि x, y × 3/2 + 3/2y बराबर -12। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन क्या, x × 0, मैं लिखता नहीं हूँ, x × 0 0 ही हो जाएगा तो ये नहीं लिख रहा हूँ, y × 1y बराबर -1। तो y -1 आ गया आपका। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी ऐसे बनी है जो मैंने अभी बना के दिखाई। y बराबर -1 जो आया, यहां से बनेगी इक्वेशन, अभी सॉल्यूशन नहीं आया। कई लोग ये सोचते हैं कि ये x और ये y है, ऐसा नहीं है। हमको ये जो फाइनल मिला है इससे इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन ऐसे बनेगी कि y बराबर -1 है, इस y बराबर -1 को यहां तब्दील कर दीजिए, x + 3/2 × -1 बराबर -12, x बराबर आपका आएगा 1। तो सोल्यूशन क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन जो है सेट, वो आप ऐसे बताएंगे 1 और -1, ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो हमने 2 वेरिएबल्स का एक एग्जाम्पल देखा। हमेशा इसको चेक करिएगा इक्वेशन में रखिए कि क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल का रो ऑपरेशन के साथ
सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व की, हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, एक x है, एक y है, एक z है, 3 वेरिएबल हो गए इसके। यानी कि अब हम प्लेन में जा रहे हैं, क्योंकि अब 3D प्लेन के हिसाब से सोचिए कि 3 प्लेन है और ये 3 प्लेन आपस में इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस तरीके से समझ लीजिए आप, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो 2, 1 और 3 तो यहां पर लिख दीजिए। ये हो गया आपका, ये -1 है, ये 2 है और -2 है, इसको उठाइए और यहां पर रख दीजिए, कॉलम बना दीजिए। ये -1 है, 3 है, 1 है, उसको यहां लिख दीजिए। ये हो गया। एक लकीर लगाइए, 5 - 2 और 2 को यहां जोड़ दीजिए। ये आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब इसको बनाना है एशलॉन फॉर्म में। एशलॉन फॉर्म बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 2 को 1 करेंगे इनका उपयोग करते हुए। तो तरीका क्या है, या तो आप इस 2 को 1 करिए, इस 2 को 1 कर दीजिए, या बेहतरीन तरीका क्या है, 1 ऑलरेडी आपके पास है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम रो 1 लाइन 2 लाइन हमारे पास है, या 1 प्लेन 2 प्लेन है, एक प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ऐसा होगा और इनका पहले मैं इसको बनाऊं या इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, इंटरसेक्शन सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर देंगे। इससे क्या होगा, ये लाइन यहां आ गई, इधर चली गई, और ये लाइन इधर आ गई। इससे फायदा क्या हुआ, यहां हमको 1 मिल गया, हमको यही चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप जैसे अभी हमने सीखा कि हम किसी तरीके से इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि लीडिंग जीरोज यहां 1 हो गया तो अगला तो 1 यहां पर आना चाहिए, इसका 1 यहां आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है 2 और 3 को आपको 0 बनाना है। 2 और 3 को 0 बनाने का क्या तरीका है, आप इस पहली वाले रो 1 को लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहला ये हो गया। और अगर आपको इसको बनाना है 0 तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसी रो को अब मल्टीप्लाई करिए 3 से और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -2r1 बेसिकली हम R2 में चेंज कर रहे हैं। R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R1 से मल्टीप्लाई करिए -2 को और R2 के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा 0 -5 -7 9। नेक्स्ट वाला मैंने आपको क्या बताया, इसी फर्स्ट वाले रो को -3 के साथ मल्टीप्लाई करिए और R3 के साथ जोड़ दीजिए। तो R3 में हमने क्या चेंज किया, -R1, इसको इस पूरे को -3 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, ये 0 हो गया, ये आपका आ गया। अब या तो यहीं पे आप कर सकते हैं, लेकिन हमको यहां पर 1 चाहिए, हमको ये 1 आ गया। मैंने कहा था आपको 0 0 यहां भी मिल गया, ये 1 बनाना है अब आपको। तो एक चीज यहां पर देखिएगा, यहां -8 है, -8 है, 8 है। अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन रोज को चेंज कर देंगे। हमने क्या किया, इस रो को ऊपर ले आए और इस रो को नीचे ले आए। अब इसको हमको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का क्या तरीका है, इस रो 2 को चेंज कर दीजिए, रो 2, और 1 बनाने का तरीका क्या है, -1/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इस रो 2 को -1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 हो गया। चलिए अब ये वाला काम हो गया, पहली रो 1 बन गई, अगली वाले में ये 0 आ गया, यहां 1 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में यहां 1 आना चाहिए और इसको 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये -7 बनाना है। तो इसका तरीका क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी, और ये बनाना इससे है, तो इससे क्या बनाएंगे, यहां पर आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे रो को और इससे जोड़ दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया इस रो को, रो 2 को, और रो 3 के साथ जोड़ दिया, तो यहां पर 1 आ गया। जो भी आता रहे यहां पर हमको 1 मिल गया, ये हमें पता है, बाकी उसी हिसाब से चेंज होंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है, ये -2 है। अब इसको हमको बनाना है 1, क्योंकि लीडिंग जीरोस के बाद 1 आना चाहिए एशलॉन फॉर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो रो 3 है इसको 1 बनाना है, तो 1/-1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, -1/2 से मल्टीप्लाई करिए, ये भी 1 आ गया। तो आपका क्या हुआ, ये 1, ये 1, ये 1, ये आपका डायगोनल हो गया, नीचे के सारे जीरोस हो गए। लीडिंग हर एक जीरो के बाद आपका पहला नंबर 1 आना चाहिए, और हर नेक्स्ट जो 1 है वो नेक्स्ट कॉलम में आना, जैसे ये कॉलम 1 है, नेक्स्ट 1 जो है वो कॉलम 2 में आना चाहिए, नेक्स्ट 1 जो है कॉलम 3 में आना चाहिए, कॉलम 3 में इसके नीचे आना चाहिए, ऐसे डायगोनल फॉर्म में आना चाहिए। अभी आपका क्या बन गया, एशलॉन फॉर्म बन गया। अब आप इक्वेशन बनाइए इसकी। इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है, ये 1, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, यहीं पे बना देता हूं आपके सामने इक्वेशन। आपका सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तो इक्वेशन बनेगी साहब।
यानी ये बना 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड बराबर -2। ये पहली इक्वेशन दिख गई आपको। 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बराबर -1। तो ये तो हटा दीजिए, y प्लस जेड बराबर -1। 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बराबर -2। ये दोनों हटा दीजिए, z बराबर -2 आ गया। अब z बराबर -2 है, इसको यहाँ डाल दीजिए, तो y -2 बराबर -1। तो y कितना आ गया आपका, इधर ले आइए, 2 - 1 यानी कि y बराबर 1 आ गया। अब x और y मिल गया, z और y मिल गया आपको, इन दोनों को यहाँ रख दीजिए, z की जगह आप रख दीजिए -2, y की जगह आप रख दीजिए 1। क्या आ गया जी, ये y प्लस z है। तो एक मिनट, इसको जरा थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा। यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, z जो है -2 है, यहाँ पर आपको y प्लस z, क्योंकि z -2 है तो यहाँ पर z -2 आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने -1 लिख दिया था। फिर से कर देता हूँ, y प्लस ये आपको -2 है बराबर -1। तो y बराबर ये इधर जाएगा जी, ये इधर पे जा रहा है, ठीक है। y -2 बराबर 1, तो ये आपका बनेगा -1 प्लस 2 यानी कि 1। तो 1 रखेंगे, तो z आपका -2, y 1, इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दीजिए। आपके पास x की वैल्यू भी मिल जाएगी, और x की वैल्यू क्या बनेगी जी, 2। तो अब आपके पास x, y, z की वैल्यू आ गई है। ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ, बाकायदा ऐसे लिखिए 2 1 -2, ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ। तो ये तरीका होता है आपके 3 वेरिएबल से सॉल्व करने का। इसमें जब इसका सोल्यूशन आप लेंगे, खासतौर पे जब इक्वेशन देखेंगे, तो इसमें कुछ इक्वेशन आपकी इनकंसिस्टेंट होगी, कुछ आपके डिपेंडेंट सिस्टम की इक्वेशन होगी। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, इसका हमने बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये सारे मैं आपको जो गॉसियन तरीका है उसी का बता रहा हूं, बाकी के लिए ये लायबल नहीं है। बाकी का अलग तरीके हैं कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पता करने के। उसमें हम क्या निकालते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसको निकालते हैं, वो 0 है कि नहीं वो देखते हैं। उसके बाद पता लगता है कि भाई आपका इन्वर्स आएगा कि नहीं आएगा, वो बाकी अलग तरीका है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले। यहां पर क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दीजिए, -3 9 2 और -6, ये हो गया 750। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको 1 बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को -1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया जी। अब यहां पर 1 आ गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि भाई इसको जरा किसी तरीके से 0 बना दूं। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा। -2/3 को मल्टीप्लाई करिए -1/3 से, तो क्या आएगा 2/9। ये -1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है जी। और जब -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आया 2, और ये आपका हो गया ये 3, 2/9। और फिर जब आप इसके साथ, क्योंकि अब ये हमने तो ये 0 बना दिया, क्योंकि 9 पहले तो हमने -9 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ा, तो -6 के साथ क्या जुड़ा, -6, क्योंकि ये -2/3 है। पहला स्टेप बता देता हूँ, -2/3 को हमने -9 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये आपका बना 3 3 9 यानी 6 +6। अब जब अगली बार जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि ये +6 बन चुका है और यहाँ पर आपका -6 है, जब आप अगली बार जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 36। अब जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी जी, इसकी इक्वेशन बनेगी x और ये -2/3y बराबर -7/3। इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, 0x + 0y बराबर 36। इसका मतलब 0 बराबर 36। ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है क्या, ये फॉल्स है, या गलत है, ये फॉल्स है। इसका मतलब इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, नल5। समझ में आ गया इनकंसिस्टेंट क्या है। अब मैं आपको डिपेंडेंट सिस्टम्स बता रहा हूं। मान लीजिए ये 2 आपकी इक्वेशन है, इसका भी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। आप जब बना लेंगे ना, ये इसका ऑगमेंटेड है, ये इसका ऑगमेंटेड है, ये इसका आपका लकीर के बाद आ रहा है। हम कोशिश करेंगे इसका 1 लेके आए, तो -1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। अब हम कोशिश करेंगे कि इस वाले को हम 0 कर दें, तो -3 से इस रो को मल्टीप्लाई करके, यानी कि रो 1 को मल्टीप्लाई करके रो 2 के साथ जोड़ देंगे, तो आपका 0 0 0 आ गया। इसका मतलब ये 0x, दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं, पहले तो आप समझ जाएंगे, + 0y बराबर 0। तो 0 बराबर 0, तो ये तो ट्रू है। देखिए पहला था वो अनट्रू था, वो फॉल्स था, यहां पर ये ट्रू आ रहा है। ऐसे में हम इसको डिपेंडेंट इक्वेशन बनाते हैं या कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, तो बनेगा 3x - 2y बराबर -7। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, xy, और यहां लकीर बना के लिखेंगे 3x - 2y बराबर -7।
तो यह इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन सेट इसका मिलेगा आपको, क्योंकि ये ट्रू है, लेकिन ये डिपेंडेंट इक्वेशंस है। सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स। अब मैट्रिक्स से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिसमें हम गॉस एलिमिनेशन देखते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा सा इसमें अंतर है गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में, करना लेकिन काम एक ही होता है, तरीका एक ही है। पहली बार ऐसा हुआ कि गॉस साहब और जो जॉर्डन साहब है, इन्होंने ये देखा कि हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये लाइनी तो होती हैं या फिर आपके प्लेन्स होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन मैट्रिक्स के जरिए किया जा सकता है, इसीलिए इसको गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो उसके लिए हमारे पास मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अब ये दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है, कहाँ पर ये जाके इंटरसेक्ट होती। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें मैट्रिक्स में, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल A, यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे b। a क्या है जी? a है आपका a1 a2 b1 b2। क्या हुआ ये? a1 a2 b1 b2 आपके इसके x और y के कोएफिशिएंट्स हो गए। तो ये क्या हो गया आपका? कोएफिशिएंट्स। अगला जो x है, इसमें वेरिएबल कितना है? एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो ऐसे लिख दीजिए, ये x वेरिएबल, ये y वेरिएबल। तो ये x हो गया, ये a हो गया। और जो दाएं हाथ पे आप देखते हैं ये c1 c2 कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, तो b की जगह हम c1 c2 रखेंगे। तो ये इसका फॉर्म है। अब ax इक्वल्स b का अगर हम इसमें हम चाहते हैं कि भाई हम किसी तरीके से इस लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का में डाल के x निकालें, x ही तो xy है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, यानी इसको यहां ले जाएंगे। तो वैसा तो होता नहीं है, मैट्रिक्स में तो ऐसा होता नहीं है। मैट्रिक्स में हमको प्रॉपर कम्यूटेशन के ऊपर तरजीह देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये है a, ये है x, ये बराबर b, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप जानते हैं 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको 1 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो a इनवर्स a क्या होता है? वैसे तो आप यहाँ पर 1 देख रहे हैं, लेकिन a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, हमेशा रिजल्ट मैट्रिक्स में आएगा। तो इसको I लिख दीजिए, ये x है, ये a इनवर्स b है। अभी भी देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जानी चाहिए। तो ये x हो गया, ये a इनवर्स b। तो बेसिकली अगर आप a इनवर्स निकाल के इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसका इनवर्स निकालें और इसको मल्टीप्लाई कर दें c1 c2 से, तो आपका x और y निकल जाएगा। यही तरीका है गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन का। तो गॉस जॉर्डन का तरीका जो है उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं। आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इसमें हम गॉस जॉर्डन और GJ मेथड भी कहते हैं इसको, वो तरीका अपनाएंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है, आप बाएं हाथ पे जो मैंने दे रखा है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 0, इसमें ये a1 है, ये b1 है, ये आपका c1 है। दूसरी इक्वेशन है आपकी x माइनस 4y बराबर 7, ये आपका a2 है, ये b2 है और ये c2 है। जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे जी? यहां पर लिखना है आपको 2 और 1, यहां पर लिखना है आपको 3 और -4, ये a हो गया। अब आपको x लिखना है, x क्या है? x और y, ये हो गया जी। अब बराबर कर दीजिए इसको c1 c2 क्या है? 0 और 7। तो पहला क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका x निकलेगा वो कैसे निकलेगा? a इनवर्स b। तो आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का तरीका क्या है? अब आता है यहां पर गॉस जॉर्डन, क्योंकि यहां हम लिखने वाले हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? अगर मैं आपके सामने ये 2 लिखूं, ये 3 लिखूं, ये 1 और -4 ये ले लूं, और यहां पर एक लकीर लगा के अगर मैं कह दूं कि भाई मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूं, ये I हो गया 1 0 0 1।
और किसी तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दूं तो ये इसका इन्वर्स होगा, बनी बात है। तो यही हम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हम इसको ये बनाएंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 से, या -2 से कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस पूरे रो को -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहां पर 1, यहां 1, यहां 0, यहां 0। तो पहले इसको हम बना देते हैं 1, इसको हम बना देते हैं 1, या फिर ऐसे करते हैं कि इसको बना देते हैं 0, ये भी हम कर सकते हैं। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके जो रो 2 है, ये रो 1 है, तो रो 2 को मल्टीप्लाई करिए -2 से, ये -2 हो जाएगा, और फिर इसके साथ ये ऐड कर दीजिए, ये -2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 ऐड कर दीजिए, तो रो 2 में चेंज करिए, रो 2 इंटू -1 प्लस रो 1, -2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, ये आपका बनेगा, मैं ग्रीन से बता देता हूं आपको, यहीं पे हम कर लेंगे, जगह कम है अपने पास, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, ये -2 से तो 0 ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा। अब ये अभी हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन वैल्यू ये सेम ही रहेगी जी। अब देखिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 2, ये हो गया 2, ये 3, ये 1, ये 0, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 और -2 हो गया 0, 8 और 3 हो गया 11, 1 और 0 हो गया 1, और 0 और -2 हो गया -2, ये आ गया, तो ये 0 बन गया। अब हमको क्या करना है कि इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 1, और इसको बनाना है आपका 1, और इसको बनाएंगे आप अपना किसी तरीके से, इसको बना देंगे 0। तो इसको 1 बनाने का क्या तरीका है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1/11, ये -2/11, और फिर जब ये 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो ये तरीका हो सकता है, क्योंकि इसको 11 और 3 को कैसे आप करेंगे, कोई तरीका नहीं है। तो आप एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए आप 1/11 से, किसको, हम रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/11 से, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 1, ये 0। अब मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको 1/11 से, तो ये 0 हो जाएगा, ये 11/11 हो गया 1, ये 1/11, और ये -2/11। इस पे ध्यान रखिएगा, ये जो यहां बन रहा है यही हमारा ये इन्वर्स होगा, मतलब ये जो एक्चुअल आएगी वैल्यू वो इन्वर्स आएगी। चलिए साहब, ये हो गया ना। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 0 लाना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 से, पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 से, तो क्या बनता है, देखिए -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3, ये तो 0 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ये आपका -3/11 हो गया, और ये -6/11 हो गया। -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बता रहा हूं आपको। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 2 और 0 2, 3 और -3 0, 1 और -3/11, तो 1 -3/11 क्या बनेगा, 11 -3/11 यानी कि 8/11। हम इसको कर रहे हैं जी, तो ये आपका 8/11 हो गया, और ये क्या बना 0, ये -6/11, और हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -6/11, तो 0 हम प्लस ये आपका -6/11 हो गया। हमने क्या किया, इनको ऐड किया, -6/11 हो गया, तो ये तो हो गया। अब आपकी ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, आपका ये अभी भी 0 है, ये आपका 0 है, ये 1 है, और ये आपका 1/11 था, ये -6 था, -2/11। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब अभी भी हमारे पास ये 2 जो है वो आपका कुछ 1 बनाना है इसको, तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब रो, ये वाले रो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो इससे क्या बनेगा, यहां बनेगा 1, ये 0, ये 0, ये 1। अब 2 से 8/11 इंटू 1/2 कितना होगा, ये 2 4 साइड 4/11 हो गया जी ये, और अच्छा ये इसको हमने ऐड किया था, तो ये -6, चलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा जी, तो 6 ये प्लस हो जाएगा, तो 6/11 यहाँ पर आपका आ गया। 6/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/2 से, तो आपका हो जाएगा 3/11, तो ये 3/11 आ गया जी। और नीचे आपका क्या बन रहा है, आपका 1/11 तो है ही,
और ये -2/11, 2/11। तो मैं फाइनल ये लिख रहा हूं, फाइनल यहां पर लिख देता हूं, ये है 1001, ये हो गया आपका, और ये बन गया 4/11, 3/11, 1/11, -2/11। तो ये जो आया है ये आपका ये इनवर्स आ गया, ठीक है जी। और कोई भी आप ए कहिए, कुछ भी करिए, इसका इनवर्स आ गया। ये जो इनवर्स आ गया उसको यहां रख दीजिए और इसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि यहां पर हमारा ये जो आ गया ना 4, ये इनवर्स है, 4/11, ये 3/11, ये 1/11, ये -2/11, ये आपका ए इनवर्स है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? इससे, 0.7 से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा और वो आपका रिप्रेजेंट करेगा x और y को। तो x ये आ गया, y ये आ गया। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये तरीका है आपका गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है लीनियर इक्वेशन का, तो मैं इस तरीके की लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करने का आइडिया आपको दे देता हूं। देखिए, एक ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अब यहां पर आपके पास वेरिएबल है x1, x2, x3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब यह है कि इसके कोएफिशिएंट उठाइए, पहला कॉलम बना दीजिए, इसके कोएफिशिएंट उठाइए x2 के, दूसरा कॉलम बना दीजिए, इसके कोएफिशिएंट उठाइए, तीसरा कॉलम बना दीजिए, और लाइन लगा के ये जो है वो यहां लिख दीजिए। ये बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो अपने आप ये जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको ये जो है इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि पहले यहां 1 लाना है। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3.00 से, बेसिकली 3.000 है। तो जब हम इस पूरे को, पहले रो को कर रहे हैं, रो 1 को, तो रो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब हम ये 1 आ गया बेसिकली, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे -0.100 से, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी बार हमने इसी रो को, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी बार आपके -0.300 से, इससे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब फाइनल क्या बनेगा आपका? देखिए, फाइनल बनेगा ये 0, 0, और उसी के हिसाब से ये भी परिवर्तन होंगे। ये भी आपको, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया, ये भी परिवर्तन होंगे। तो जी ये 100 हो गया। अब आइए दूसरे पे। अब जैसे आप यहां पर आएंगे, क्योंकि ये देखिए जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इस जगह पे अब आपको इसको 1 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 को 1/7.003 से। तो नॉर्मलाइज कर दिया, जैसे हमने किया, हमारे पास क्या आ गया जी? ये 1 हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम इन दोनों को भी 0 बनाएंगे, यानी कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे +0.033 से, और इस रो को इससे ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.190 से, और फिर इस रो के साथ ऐड कर देंगे, साथ में ये भी परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो ये बन गया जी 10। अब हम क्या करेंगे, आपको तीसरा चाहिए, तो ये जो है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस तीसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10.010 से, यहां 1 मिल जाएगा आपको। जैसे आपको 1 मिला, इसको मल्टीप्लाई करिए 0.042 से, यानी कि इस रो को, और इसके साथ ऐड कर दीजिए। इस वाले को मल्टीप्लाई करिए 0.068 से, इससे ऐड कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो रिजल्ट आया ना आपका जी, ये जो आ गया आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, x1, x2, x3। तो ये बात हुई आपके गॉस जॉर्डन मेथड की। बहुत शुक्रिया।